हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका जो थ्योरी पोर्शन है हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब बच्चों बात आती है आंकिक क्वेश्चन की, यानी एनसीईआरटी के जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है उसे पूरा हम कंप्लीट सॉल्व कराएंगे। आज ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 कब आएगा? जब बच्चों आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा। देखते हैं कितने बच्चे इस पर अच्छा रिस्पांस देते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। जितना प्यार भरा आपका बच्चों रिस्पांस रहेगा उतना ही जल्द आपके लिए अगला पार्ट आ जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैं कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन थोड़ा सा बच्चों आप लोगों का सहयोग चाहिए। वीडियो को शेयर कर दिया करो, है ना, और थम्स अप करके अपना अटेंडेंस जरूर लगाओ। चलिए शुरू करें बच्चों। देखिए पहला प्रश्न देखिए, किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होता है। मतलब यदि हल करेंगे बच्चों तो पहला पॉइंट हमें क्या करना पड़ेगा, 1 सेकेंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो भैया 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? अच्छा, इसके लिए बड़ा सिंपल है कि 1 सेकेंड का टोटल आवेश तो निकालो। इतना इलेक्ट्रॉन दिया है और भाई 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है इस पर गुणा कर दो, तो 1 सेकेंड में टोटल चार्ज का मान पता हो जाएगा कि 1 सेकेंड में इतना चार्ज स्थानांतरित होता है। टोटल 1 कूलाम चार्ज है, तो 1 कूलाम में इसका भाग दे देंगे तो हमें समय पता हो जाएगा। तो आपको लिखना 1 सेकेंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना, 10⁻⁹। अच्छा, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है। तो 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे। सर 1 इलेक्ट्रॉन पर है 1.6 × 10⁻⁻19, हमें इतने इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो हमें इसका गुणा करना है। भाई 10⁻⁹ है सर। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो देखो बच्चों 1.6 ही रहेगा, यहाँ पे 10⁻⁹ है, यहाँ में -19 है, तो घट जाएगा बच्चों। तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आवेश है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग कूलाम लिखो। अब ये टोटल चार्ज इतना आ गया और हमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन, 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, यानी टोटल चार्ज भी दिया है और 1 सेकेंड का हमें पता है। 1 सेकेंड में इतना आवेश जा रहा है, टोटल आवेश इतना में कितना समय लगेगा, तो टोटल में 1 सेकेंड का भाग दे देंगे, है ना। तो 1 कूलाम आवेश यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश स्थानांतरण में लगा समय। तो क्या करोगे बच्चों, टोटल आवेश 1 कूलाम है और 1 सेकेंड में कितना आवेश बह रहा है, 1.6 × 10⁻⁻10। ठीक, ये -10 है बच्चों, ऊपर जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो प्लस में हो जाएगा। जब भी कोई भी चीज़ हर में रहता है उसको अंश में ले जाते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये 10 हो गया और नीचे बच्चों 1.6 है। ठीक है, दशमलव हटाते हैं बच्चों, दशमलव हटाते हैं, जैसे दशमलव के बाद 1 अंक है ना, 10⁻10 हो गया, दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर बढ़ गया आएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा। 10 में भाग जा नहीं रहा है, तो इसको यदि ऐसा कर दें, इसको हम 100 बना दें, मतलब 1 जीरो इससे ले लें तो 10⁻9 बचेगा और 16 हो जाएगा। अब 16 का भाग दो, 16 का भाग दोगे बच्चों तो 16 × 6 = 96। ठीक है, फिर दशमलव लग जाएगा बच्चों, 4 बचेगा, 16 दूना 32, फिर बच्चों 8 बचेगा, 16 पंचे 80 × 10⁻9 सेकंड। इतना समय लगेगा, ये सेकंड है बच्चों, इतना समय लगेगा, ये सेकंड है। अभी इस सेकंड को यदि हम, इस सेकंड को, जैसे हमारे पास सेकंड कितना है 6.25
गुणे 10⁻⁹ सेकेंड। सेकेंड को यदि हम सेकेंड को बच्चों यदि हम मिनट में बदलें, टोटल सेकेंड है ना, तो इसको मिनट में बदलें तो क्या करना पड़ेगा, हम टोटल इसको वर्ष में भी बदल सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए इसको एक वर्ष में बदलें तो 365 का, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसलिए 365 का हर दिन 24 घंटे होते हैं, और हर घंटे में बच्चों हर घंटे में 3600 सेकेंड होता है। तो यहाँ भी इतना भी आंसर सही है। और जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आएगा बच्चों, लगभग आएगा 198 वर्ष। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ भी सही है, सेकेंड में आप दे दोगे तो चल जाएगा, या बच्चों आगे और कैलकुलेशन करोगे तो 198 वर्ष आएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए बच्चों एनसीईआरटी का कि एक कप में कितने धन या ऋण आवेश हो सकते हैं। अब यहां पर समस्या है कि कप में कितना है भाई, एक कप में कितने धन आवेश। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा, एक कप H2O अर्थात जल में, ये आप लोगों का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। एक कप जल में कितने धन या ऋण आवेश हो सकते हैं ये बताना है। तो हम माना मानकर चलेंगे, माना यदि एक कप की बात करें बच्चों, एक कप में कितना मानकर चलते हैं, H2O की मात्रा कितना हो सकता है बताओ। तो सर अधिक से अधिक एक पाव मतलब 250 ग्राम। अब इतना हमने मात्रा निकाल लिया। अच्छा, अब यदि आपसे कह दें कि H2O का द्रव्यमान कितना होता है, मोलर द्रव्यमान, जिसे हम आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, कितना होता है। तो सर हाइड्रोजन का एक, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु द्रव्यमान, तो टोटल हो जाएगा 18। तो यहाँ पर मोल संख्या निकल कर आ जाएगी, मोल संख्या H2O की मोल संख्या। किसके लिए मोल संख्या, H2O हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, टोटल कितना इसका मात्रा है और इसका कितना द्रव्यमान है, इसका भाग करते हैं। तो 18 एक कम 18, अभी इतना ही कर दो, ये डायरेक्ट यहाँ पे भी भाग कर सकते हो। अभी यहाँ पर हमें टोटल आवेश निकालना है, तो आवेश निकालने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी तो होना चाहिए। जैसे बच्चों H2O में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ, कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो सर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता है सर, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन है 2 हो गया, और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन की 6, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, H2O में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालना चाहते हैं, तो भैया हम क्या करेंगे भाई, टोटल सुनो, पहले आप लोग ये समझो कि मोल संख्या अपने पास इतनी है, मोल संख्या इतनी है। ठीक है, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए H2O एक मोल में, ठीक है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जितनी मोल संख्या उसका गुणा कर देंगे। देखो भाई हम आपको बता रहे हैं कि अपने पास मोल संख्या पता है, क्या बच्चों, मोल संख्या पता है। मोल संख्या से हम अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है, या अणुओं की संख्या से मोल की संख्या निकाल सकते हैं। तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि एक कप पानी में कितने H2O हैं, एक H2O में कितना आवेश है। तो एक H2O में मैं आपसे कह दूं कि एक H2O का जो अणु है बच्चों, एक अणु में आवेश कितना होगा बता सकते हो आप लोग। हाँ सर, 10 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। एक अणु की बात कर रहा हूं, एक अणु समझ रहे हो ना बच्चों, एक अणु में कितना आवेश होगा टोटल, तो इलेक्ट्रॉन कितना है 10, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा, है ना। अब यहां पर थोड़ा आप लोग समझो कि टोटल एक जो अपना एक कप हमने जल लिया है, तो उस पर टोटल कितना आवेश होगा। तो जब हम यहां पर लिखेंगे कि एक कप H2O में कुल आवेश, तो आप कहोगे सर इसका मान जो निकलेगा कि एक अणु H2O के अणुओं की संख्या कितनी है, अणुओं की संख्या कितनी है भाई, कितने अणु हैं, ठीक है, इनटू
इंटू H2O के एक अणु में आवेश की मात्रा कितनी है, एक अणु में आवेश की मात्रा कितनी है, दो चीजों पर डिपेंड करेगा। देखो भाई, पॉइंट बाय पॉइंट फैक्ट की चीजें हैं, यदि जो बच्चा थोड़ा भी मिस कर देगा तो उससे नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में कैसे निकलेगा सर, टोटल अणुओं की संख्या कैसे निकाली जाएगी, टोटल अणुओं की संख्या कैसे निकाली जाएगी। तो भाई हम यदि बोल दें कि एक मोल में 6.02 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं और टोटल मोल कितना है 250/18, और भाई आवेश कितना है एक अणु में, तो 10 गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम। इसको जो कैलकुलेशन कर लिया वो समझ जाएगा कि एक कप जल में कितना धनावेश या ऋण आवेश है। जितना धनावेश उतना ही ऋण आवेश भाई, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। इसको कैलकुलेशन करना थोड़ा सा सर कठिन है, लेकिन पहले आप लोग देखो बच्चों, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करें, ये 10 का घात है 19, ठीक है, 10 का घात है 23 और एक घात 10 का घात ये है बच्चों, तो 23 एक 24 हो गया। 24 में 19 घटा दो, 10⁻5 आ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों 6.02 रहने दो, यहाँ पे 10 घात, यहाँ पर देखो एक और काम करो, ये आपका 24 हो गया, 24 में 19 10⁻5 कर दो, ठीक है सर। 250 रहने दो बटे 18 रहने दो और 1.6 रहने दो, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 0.8 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ तक ठीक है, आगे कैलकुलेशन करें। 8 का गुणा इससे करेंगे तो 8 0 0, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 16 4 20। देखो ना, गुणा कर दिए भाई इसका इससे, ठीक है। 0.1 अंक, तो 0.1 अंक के पहले लगा दिए। 10⁻5 है, 10⁻5 कर दिए, ठीक है। और फिर बच्चों 6.02 है, डिवाइड बाय 9 है, ठीक है सर। अब देखो 2 0 है बच्चों, इसके साथ जोड़ दो तो 6.02 गुणे 2 हो जाएगा। 2 0 इसके साथ जोड़ दिए, 10⁻7 हो गया, 9 हो गया। 2 दूनी 4, 0, 6 दूनी 12 भागे 9 गुणे 10⁻7। मेन तो कैलकुलेशन है यार, कैलकुलेशन जिससे नहीं बना तो उससे फिर आंकी क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। अच्छा सर, 9 का भाग देंगे, 9 1 कम 9 होगा, ठीक है। फिर बचेगा अपना 3, 0 हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27। फिर बच्चों 3 बचेगा तो लगभग 34, तो 9 चौको 36, लगभग 4 के बराबर आ जाएगा, 10⁻7, ठीक है। टोटल आवेश आया किसमें, 1 कप जल में। किसमें बच्चों, 1 कप जल में, ठीक है। थोड़ा सा अटपटा समझ में आया। 1 कप जल में हमने 250 ग्राम लिया था, तो इससे मोल की संख्या निकल कर आ गई। मोल की संख्या निकल कर आ गई तो फिर हम H2O इसमें, यानी 1 कप में कितने H2O के अणुओं की संख्या है, वो अणुओं की संख्या यदि पता हो गई तो एक अणु में कितना आवेश है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से अपना आंकी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला प्रश्न जो बच्चों वो आपके कूलाम के नियम से है, हल करेंगे। अपने पास Q1 का मान कितना दिया है बच्चों, तो Q1 बराबर दिया है 2 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम, ठीक है। और दूसरा आवेश Q2 दे के रखा है 3 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम। देखो यदि सिमिलर क्वेश्चन रहेगा, मैं आपसे बार बार कहूँगा कि उन प्रश्नों को मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। जो सेम क्वेश्चन रहेंगे उनको बिल्कुल नहीं कराऊंगा। दोनों के बीच की जो दूरी है r बराबर 30 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना जब भी रहेगा, तो 100 का भाग दोगे ना बच्चों तो ये मीटर में बदल जाएगा, यानी 30 गुणे 10⁻−2 हो जाएगा। 2 0 ऊपर जाता है तो -2 कहलाता है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये अपना r का मान आ गया।
अब आप लोगों से हम बोलें कि कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम के नियम से सूत्र यदि नहीं बन रहा है, इसका मतलब आप लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसलिए आप चैनल पे जाइए, थ्योरी भी पढ़ाई करिए। ये कहता है 1/4πε0, ठीक है, इंटू Q1 Q2 बटा R²। अब भाई 1/4πε0 का मान कितना है? इसका मान तो है 9 × 10⁻9, इतना ही तो है, कुछ है ही नहीं है। अच्छा, Q1 और Q2 का मान रखेंगे तो नीचे रख देंगे बच्चों, नीचे रखेंगे, स्पेस कम है यहाँ पे। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 9 × 10⁻9, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना। Q1 का मान कितना दे के रखा है? 2 × 10⁻7। फिर Q2 का मान कितना है? 3 × 10⁻7, है ना। फिर डिवाइड बाय बच्चों R का मान है 30 × 10⁻2 का स्क्वायर। ठीक है सर, आगे कैलकुलेशन करते हैं। 9 का 2 से गुणा कर दो और 3 से भी, तो 3 दूना 6, 6 नहीं है 54। ठीक है, फिर से देखो 9 दूनी 18, 18 3 54, वही आएगा। देखो बच्चों -7 -14 है, और -14 में 9 घट जाएगा तो -5 बचेगा, 10⁻5। नीचे बच्चों 30 का जब आप बर करोगे तो 9 आएगा, 3 त्रिकाई 9, डबल 0 आ जाएगा, और 2 का 10⁻4 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे, चिंता ना करो, सब ऊपर ले जाओ, 9 से काट दो तो ये 100 हो जाएगा, 9 छक्का 54 हो जाएगा। तो 6 रहने दो, 10⁻5 रहने दो, 10⁻4 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो बच्चों 2 0 और है तो, लेकिन ये नीचे वाला ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, अब देखो जरा, माइनस माइनस जोड़ दो तो 5 2 7, 7 में 4 घटा दो तो 6 × 10⁻3 अपना आ गया। चूंकि बल की बात चल रही तो बल का मात्रक न्यूटन बच्चों, दिस इज आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आपसे फार्मूला बन रहा है तो आप सॉल्यूशन मात्र 2 मिनट में कर लोगे, कोई नहीं रोक सकता सॉल्यूशन करने में, और आसानी से बच्चों आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। चलो, पहला आवेश दे के रखा है, बल का मान दे के रखा है, दूसरे गोले पर भी आवेश दे के रखा है बच्चों 0.8। दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, मतलब R का मान निकालना है। दूसरे गोले पर कितना बल लगता है पहले गोले के कारण। तो भाई बल अपना 0.2 न्यूटन ही लगेगा, इसमें आप लोगों को, है ना, अलग से कोई बल नहीं निकालना है। चलो कारण, इसके कारण, चलो कोई बात नहीं है। सबसे पहले अपना Q1 दे के रखा है, हल करोगे Q1 कितना है? 0.4 माइक्रो कूलाम। इसको जब हम कूलाम में बदलते हैं बच्चों तो 0.4 10⁻⁻6 का गुणा हो जाएगा तो कूलाम में बदल जाएगा। Q2 का मान भी दे के रखा है बच्चा 0.8 माइक्रो कूलाम। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 का गुणा कर दिए। R का मान भी दे के रखा बच्चा, R का मान नहीं दिया है, निकालना है सर, R का मान निकालना है। दोनों के बीच बल का मान दे के रखा है कितना? 0.2 न्यूटन। क्या बात है। अब आप लोगों को कैलकुलेशन करना है, बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे कैलकुलेशन करना है सर? अभी हमने पढ़ा है न्यूटन का नियम, F बराबर होता है 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 बटा R², ये हमने पढ़ा है। ओके, इस पे हम वैल्यू पुट करते हैं, F का मान पुट कर दो, फिर बच्चों Q1 Q2 सब का मान रख दो। 0.2 इसका होता है मान, इसका मान होता है 9 × 10⁻9, ठीक है। Q1 का मान कितना अपने पास? 0.4 × 10⁻6, Q2 0.8 × 10⁻6 डिवाइड बाय Q1 Q2 R², ठीक है सर। इतना चलने दो, R² को इधर ले आओ, ठीक है, और इसको इधर ले आना। देखो बच्चों 9 है तो 9 रहने दो, यहाँ पर आप 6 और 6 करो, 6 6 12, 12 में 9 घट जाएगा तो 10⁻³ आएगा, पहला काम। फिर इसका गुणा कर दो, 8 चौको 32, है ना, तो अपना 32 आ जाएगा, 0.2 अंक के पहले, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.32।
0.32 हो गया और नीचे हो जाएगा 0.2, तो 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.0 कितना हो जाएगा बच्चों, 16 दूना 32 तो होता है सर, तो ये हो गया 16 हो गया। आगे कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, तो r है बच्चों, तो r रहने दो, ठीक है, दशमलव हटाएंगे। अभी फिलहाल आप यहाँ पर देखो 9 है, ठीक, यहाँ पर बच्चों अपना 0.16 है। जब भी दशमलव नीचे चला जाता है तो 10 का घात कितना हो जाता है, प्लस में हो जाता है। फिर दशमलव हटाते हैं तो क्या लगता है, तरीका क्या, दशमलव हटाने का तरीका क्या है, दशमलव हटाने का तरीका है 9 गुणे, देखो कहीं पे भी एक आध अंक इधर उधर होगा तो फिर देख लेंगे बच्चों। दशमलव हटाने का तरीका ये है कि जितने दशमलव के बाद अंक हैं उतने जीरो हम अपोजिट में गुणा करते हैं, नीचे गुणा कर देंगे, तो 2 जीरो का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये 0.1 था ना, है ना, 0.1 कहाँ गया सर, तो 0.1 के चक्कर में हम क्या करेंगे, 1 जीरो ऊपर बढ़ाएंगे। दशमलव के बाद जितने अंक हैं बच्चों उतना जीरो हमको अपोजिट डायरेक्शन पे लेना पड़ता है। जैसे हमने कहा दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 जीरो नीचे बढ़ा दिया, दशमलव हटा दिया। दशमलव के बाद भैया 1 अंक था तो हमने हटा दिया। अब देख काम करो, इससे 0 से 0 काट दो। अब देखो बच्चों r स्क्वायर है, यहाँ पर देखो 16 नहीं है 144 है और अपना ये 10 घाते 4 है। और फिर बच्चों अब हम क्या करेंगे, वर्ग है, वर्गमूल निकालेंगे 144 और ये 10 घाते 4, यानी 12 बराबर 144 और बच्चों 10 घाते 4 का 10 घाते 2 आएगा, है ना, यानी 0.12 आ गया। ठीक है, ये किस में है, मीटर में है। किस में है, मीटर में, क्योंकि हमने मीटर में बदल लिया था। इसको यदि सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे, यानी 100 का गुणा कर देंगे बच्चों तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, यानी अपना 12 सेंटीमीटर आ गया, 12 सेंटीमीटर। और यदि हम बात करते केवल, है ना, मीटर में तो 0.12 मीटर आ जाता। तो इस तरीके से अपना ये जो क्वेश्चन था बच्चा लोग, इसे आप लोग देखो, ये हमने नोट्स भी बनाया है और अभी काम भी चल रहा है, क्योंकि बच्चों हम चाहते हैं कि एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो ये अपना नोट्स भी रहता है बढ़िया। अभी आंकी क्वेश्चन हम किसी को सल्यूशन दे नहीं रहे हैं, आगे चलकर जब हमारा पूरा प्रॉपर बन जाएगा तो हम नोट्स के साथ इसको भी देने लग जाएंगे। अभी 1-2 चैप्टर का कंप्लीट हुआ है, इसलिए भी हम किसी को भी इसकी पीडीएफ नहीं दे रहे हैं। एग्जाम के पहले जो बच्चा नोट्स लिया रहेगा उसको हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। जो दूसरा प्रश्न बोलता था कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण न्यूटन के तृतीय नियम से बच्चों 0.2 न्यूटन बल लगेगा, क्योंकि पहला गोला जितना दूसरे पर लगाएगा बल उतना ही दूसरा गोला पहले पर लगाएगा। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और एक क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी का कि जांच कीजिए के स्क्वायर GME MP बीमाहीन राशि है। तो आप लोगों को यदि बीमा बन रहा है, मतलब आप लोगों ने पढ़ा है, थ्योरी पोर्शन जब हम कराते हैं तो आपको बार बार कहते हैं कि बच्चों अच्छे तरीके से थ्योरी करो, कंप्लीट करो। यदि थ्योरी आपसे नहीं बनेगा तो आपसे कुछ नहीं बनेगा। थ्योरी बन रहा है ना, आपसे व्यंजक बन रहा है, जैसे हमने कूलाम का नियम का फार्मूला लगाया, यदि आपसे कूलाम का नियम बन रहा है तो आसानी से आंकी क्वेश्चन बनेगा। यदि आपसे कूलाम का नियम ही नहीं बन रहा तो फिर आंकी क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चों। तो एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन जो बच्चा रिवीजन करेगा वही टॉप कर सकता है, वही प्रॉपर नंबर ला सकता है। अब जैसे मान लीजिए के स्क्वायर, ई क्या है बच्चों, ये सबको पता है आवेश है, ठीक है, और के क्या है, ये माध्यम का परावैद्युतांक है। इसका आप, है ना, बीमा निकालोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये के स्क्वायर का न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे आया, तो बच्चों हम आपको शॉर्टकट में बताते हैं। शॉर्टकट में कैसे बताओगे सर, थोड़ा सा समय देंगे, आप लोग सब सीख जाओगे। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, ये E है बच्चों, आवेश है, और ये K है। तो जब हम इस K का मान निकालेंगे और E स्क्वायर का, तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका होगा न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो अपना यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ME है, MP है, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है।
तो इसका टोटल न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जब दोनों का सेम है तो बच्चों यदि हम उसका है ना अनुपात निकालेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, कुछ भी नहीं है भाई। न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर भी, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे भी। तो जब सेम आपका दोनों का सेम बीमा है तो कट जाएगा, तो बीमाहीन राशि। बस इतना ही तो करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना ही करना है, चूँकि एनसीईआरटी में आपके है इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी पे नहीं होता तो मैं नहीं बताता, ठीक है। तो आज हम 5 क्वेश्चन का टास्क लेकर आए थे और 5 क्वेश्चन आपको हमने समझा दिया है। मैं 5 से 6 क्वेश्चन जितने भी वीडियो लाऊंगा बच्चों, आंकिक क्वेश्चन 5 से 6 ही कराऊंगा। और उससे रिलेटेड आप लोग भी एनसीईआरटी का बुक देखो, जैसे कूलाम के नियम से रिलेटेड मैंने करा दिया, जाकर अभ्यास भी देखो और भी क्वेश्चन देखो, है ना। और इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा शेयर कर देना, ये आपका भी रिस्पॉन्स बनता है कि सर ने यदि हमारे लिए मेहनत की है तो हम थोड़ा सा शेयर करें। मैं वादा करता हूं बच्चों कि एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन इस वर्ष नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इसके लिए बता दिया कि थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।